नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। टीएमसी इस समय बिलबिलाई हुई है और जिसे कहते हैं ना कि गुस्से में पागल, कुछ वैसा सा ही सीन नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार की जगह नए आईपीएस अधिकारी विवेक सहाय को ईसीआई द्वारा नियुक्त किया गया है। तकलीफ केवल ममता सरकार को हुई है, जबकि फेरबदल कई जगहों पे किए गए हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ फेरबदल किए गए हैं। यहाँ के गृह सचिव को हटाने के आदेश भी दिए गए हैं। कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन ये आवाज़ बंगाल से आ रही है। उनके यहाँ प्रशासनिक फेरबदल क्यों किया गया है आज? इसी पे बात करते हैं। आपको याद होगा कि शाहजहां शेख संदेश खली में किस कदर उसका आतंक था, कैसे उसका जुल्म चल रहा था वहाँ और कब से लगातार महिलाओं का वो यौन शोषण कर रहा था, बल्कि उसका पूरा जो एलिमेंट था, गुंडा एलिमेंट, सब उसमें जुड़े हुए थे। टीएमसी के गुंडे आते हैं और संदेश खली की सुंदर और कम उम्र की महिलाओं को उठाकर ले जाते हैं। मन भर जाने के बाद उन्हें जानवरों की तरह उनके घर में फेंक जाते थे। आखिर इंतहा होती है ना ज़ुल्म की भी, तो महिलाओं ने आवाज़ उठाई, उनकी आवाज़ सुनी गई। हाई कोर्ट की भूमिका भी इसमें बहुत सराहनीय रही। शेख वही है जिसने ईडी की टीम पर हमला भी किया था। ईडी क्यों गई थी उसके यहाँ? 24 परगना के उसके घर में, क्योंकि उन्हें राशन घोटाले में इन्वेस्टिगेशन करना था। उस दौरान शेख ने ईडी की टीम पर हमला करवाया। अब एक बार फिर से शेख का ज़िक्र क्यों आ रहा है? क्योंकि शेख 55 दिन तक फरार रहा था। हाई कोर्ट के आदेश के बाद, जबकि ममता को उसी समय पेश कर देना चाहिए था शेख को, लेकिन जब तक हाई कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया, उसका संज्ञान नहीं लिया, तब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके बाद सीबीआई शेख को कस्टडी में लेने के लिए भी 2 दिन तक भटकती रही, लेकिन उसको कस्टडी नहीं दी गई। फाइनली 2 दिन के बाद, जो समय निर्धारित था, उस समय पे भी कस्टडी नहीं दी गई, 2 दिन के बाद शेख की कस्टडी दी गई। तो ये हाल है और ममता का अपने गुंडों के प्रति जो मोहब्बत है, वो देखने को मिलती है, क्योंकि शेख को काफ़ी जद्दोजहद के बाद सीबीआई को सौंपा गया था। अच्छा, ये शेख चुनाव के दौरान इलेक्शन बूथ का भी मैनेज करता रहा है। किस तरह से ममता अपने गुंडों को बचाने की कोशिशें करती रही है, ये सबके सामने है और अब चुनाव आयोग के फैसले पर भी ममता सरकार सवाल उठा रही है। दरअसल आयोग ने ये फैसला लोकसभा चुनाव को देखते हुए लिया है और ईसीआई ने कहा है कि बंगाल के डीजीपी और 6 राज्यों के गृह सचिवों को बदलने की वजह चुनावी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी है और निष्पक्षता बनी रहे और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को कायम रखा जाए। इसको देखते हुए ये फेरबदल किए गए हैं। सोमवार को 6 राज्यों के जिसमें गुजरात भी शामिल है, उत्तर प्रदेश शामिल है, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिव को हटाने के आदेश जारी किए जाते हैं। साथ ही मिज़ोरम और हिमाचल प्रदेश में भी प्रशासनिक विभाग के सचिवों को हटाया गया है। अब मैं आपको एक ट्वीट दिखाती हूँ और आप उसका टाइमिंग देखिएगा कि किस तरीके से काम चल रहा है। ये डोरेक ओब्रेन का ट्वीट है और आप देखिए कि ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बीजेपी इज़ सो नर्वस टू फेस पीपल दैट दे आर टर्निंग ईसीआई इंटू अ पार्टी ऑफिस टू टारगेट ओपन्स। ईसीआई और एचएमबी transferring officers of elected state government for three free and fair election. We want Supreme Court monitored election 2024। तो ये इनका कहना है और इन्हें ये नहीं पता है कि
चुनाव में सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका नहीं होती है। खैर, उसके लिए भी बात करेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को उनके पद से हटाए जाने से टीएमसी में विलाप जबरदस्त हो रहा है। टीएमसी नेता और राज्यसभा के सांसद का आपने डेरेक ओब्रायन का ट्वीट मैंने दिखाया ही है। इन्होंने सुबह सवेरे ये ट्वीट किया, करीब पौने 9 बजे, और ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में लोकसभा चुनाव कराया जाए। और ये भी कह रहे हैं कि आम चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं है, यानी कि इन्हें किसी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि भाजपा चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को नष्ट कर रही है, ये इनका कहना है। टीएमसी नेता और भाजपा पर लोकसभा चुनाव से पहले अ, हेर-फेर का भी आरोप लगा रहे हैं। वैसे इन्हें ये तो समझ होनी चाहिए कि पूरी प्रक्रिया कौन देखता है? चुनाव आयोग ही देखता है, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट को बीच में दखल देने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को चुनाव के किसी कार्य में भी दखल देने का कोई हक नहीं होता है। एक और बात है, कभी आपने सुना कि डीजीपी के लिए सीएम धरने पे बैठी हो, जार-जार रो रही हो? बट इट हैपेंस ओनली इन बंगाल। 2019 में सीबीआई ने राजीव कुमार पर शारदा घोटाला मामले की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी का गठन किया था, और उसी टीम के अंडर में सारी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, लेकिन सबूतों को बदलने, नष्ट करने का आरोप था। इस घोटाले के आरोप को लेकर के फरवरी 2019 में सीबीआई के आरोप और इनके घर में तलाशी ली जाती है। लेकिन ममता बनर्जी 2 दिन के धरने पे बैठ जाती हैं। मतलब उन्हें इतना बुरा लगा कि सीबीआई क्यों आ गई है। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें केंद्रीय एजेंसी की गिरफ्तारी के सुरक्षा दिए जाने के बाद ममता ने अपना धरना खत्म किया। ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना हो गई कि मतलब डीजीपी के लिए एक सीएम धरना दे रही है। गज़ब है ना मोहब्बत इनकी अपने ऑफिसर्स के लिए। ख़ैर, मैं असली मुद्दे पे आती हूँ। डेरेक ओब्रायन ने एक्स पर जो पोस्ट मैंने आपको दिखाया है, उनका जो स्टेट है, वो ये कह रहे हैं कि भाजपा की गंदी चालें चुनाव आयोजक आयोग जैसी संस्थाओं को नष्ट कर रही हैं। अब इनसे कोई पूछे कि जितने कहना चाहिए कि हंगामे और जितने बुरे काम बंगाल में देखने को मिलते हैं चुनाव के दौरान, मतलब बूथ लूट लिए जाते हैं, उतने आपने कभी किसी दूसरे राज्य में नहीं देखे होंगे। और ये भी कह रहे हैं कि भाजपा लोगों का सामना करने से घबरा रही है और वो विपक्ष को निशाना बनाने के लिए अब ये सब काम कर रही है। यानी कि ये चाह रहे हैं कि जो ये फेर-बदल किए हैं वो ना किए जाएँ। अब डेरेक ओब्रायन सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं बुरी तरह से, और मैं आपको बताऊँ कि सच तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3 दौरे किए और जिस तरीके से उनको वहाँ सम्मान मिला, लोगों ने उन्हें अपना प्यार दिया। मतलब जगह छोटी पड़ गई थी, ग्राउंड में जगह नहीं थी, इतने सारे लोग इकट्ठे हो रहे थे, उन्हें इतना प्यार मिला। ज़बरदस्त भीड़ देख कर के ममता का कलेजा उसी समय बाहर आ गया था। यही वजह है कि टीएमसी बीजेपी पर शब्दबाण चला रही है। और इससे पहले टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने भी ईसीआई पर अटैक करा और डीजीपी राजीव कुमार को बदलने के फैसले के बाद केंद्र सरकार की आलोचना करनी शुरू कर दी। और वो देखिए क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने देखा कि भाजपा ईसीआई सहित कई संगठनों को हथियाने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों पर कई सारे संगठनों का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है और भाजपा ईसीआई समेत इस प्रकार कई तरह के संगठनों के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है और उसकी निगरानी करने की कोशिश कर रही है। उस समय कुणाल घोष को समझ में नहीं आ रहा था, क्या उनके मुँह में दही जमा हुआ था जब संदेशखाली में आ रहे महिला संगठनों, डेलीगेशंस को रोका जा रहा था। बीजेपी नेता लोकेट चैटर्जी के साथ जिस तरीके से पुलिस ने मिसबिहेव किया था, तब ममता एक महिला होते हुए भी चुप रही थी। तब ये सब लोग कहाँ थे? तब डोरेक कहाँ थे? तब कुणाल घोष कहाँ थे?
ममता बनर्जी ने कोई बात नहीं की उस समय मतलब जब तक शेख गिरफ्तार नहीं हो गया, जब तक शेख की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक ममता ने एक भी शब्द अपने मुँह से नहीं बोला। ऐसा लग रहा है कि ओबरायन और उनकी पार्टी के नेता अ, एक नया संविधान बनाना चाहते हैं और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो है सुकांत मजूमदार, उन्होंने ये कहा भी है कि डेरेक ओब्रायन के बयान से लग रहा है कि वो कुछ नया करके दिखाने के मूड में हैं। तो आइए एक काम करते हैं, ममता बनर्जी को नया संविधान लिखने देते हैं। ईसीआई को चुनाव कराने की ज़िम्मेदारी दी गई है, ये राज्य चुनाव आयोग की तरह काम नहीं करेगा। सच तो ये है कि ममता को अपनी हार बिल्कुल एकदम सामने नज़र आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी का बंगाल की भूमि पे जो उनका स्वागत हुआ गर्मजोशी से, जो उनका उन्हें स्नेह दिया वहाँ की जनता ने, वो ये दिखा रहा है कि बंगाल से गुंडा राज साफ हो जाएगा। ये कहीं न कहीं ममता को समझ में आ रहा है और 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने आप समझ लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए कि 43.7% वोट शेयर के साथ 22 सीटें जीती थी। जबकि भाजपा ने 40.6% वोट शेयर के साथ 18 सीटें जीती थी। तो कांग्रेस ने राज्य में केवल 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब इसीलिए कांग्रेस को किक आउट भी किया है ममता ने। तो ये बताता है कि बीजेपी को बंगाल में अच्छा खासा सम्मान मिलेगा और विधानसभा चुनाव में और भी चेहरा साफ हो जाएगा ममता के लिए। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 7 चरणों में है। अब आप ये देखिए कि इन्हें इस पे भी ऐतराज़ है कि 7 चरणों में चुनाव क्यों हो रहा है? मतलब हर बात पे इन्हें समस्या है, हर बात पे इन्हें प्रॉब्लम है। तो इससे एक बात तो ये समझ में आती है कि इन्हें अपनी हार बिल्कुल सामने नज़र आ रही है। और दूसरी बात, जो एक बहुत ही ममता की नज़र में इम्पोर्टेंट बंदा था, शाहजहान शेख, जो सारे बूथ को मैनेज करता था, किस तरीके से वोटिंग होनी है। मतलब आपने वो वीडियो आपको याद होगा, जिसमें एक शख्स ये कह रहा है कि अगर किसी ने भी टीएमसी के अलावा वोट डाला तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। ये हालत है बंगाल की और ये कह रहे हैं कि एक अधिकारी को क्या बदल दिया है, अब ये आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इनको बहुत तकलीफ है, इनके बंगाल के डीजीपी को, राजीव कुमार को हटाया गया है वहाँ से और नए डीजीपी वहाँ भेजे गए हैं। अगर ये साफ हैं, तो इन्हें क्या दिक्कत है? कोई भी डीजीपी रहे, वो अपना काम तो करेगा ही। लेकिन जैसे ही बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को उनके पद से हटा कर के एक दूसरे डीजीपी वहाँ अपॉइंट किए गए हैं, तब से टीएमसी का विलाप है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि ममता को अपने सामने अपनी हार दिखाई दे रही है। ये विलाप इसीलिए है और इसीलिए जब सीबीआई पहुँची थी इन्हीं महाशय के घर, तो सबसे पहले धरना देने वालों में ममता बनर्जी थी। शायद कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि एक डीजीपी के लिए ममता या कोई किसी भी प्रदेश का कोई सीएम अपने डीजीपी के लिए धरना दे, लेकिन ममता ने ऐसा किया। आपने दोस्तों पूरा वीडियो देखा। मैं चाहूँगी कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरे कंटेंट कैसे लग रहे हैं आपको? ये आप ज़रूर बताइएगा मुझे। एक और बात, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड वन मोर थिंग, मेरा आपसे आग्रह है कि जो बेल आइकन है, उसे ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि नोटिफ़िकेशन भी आपको मिलते रहें। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।